लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठेंगे। आंखें सहजता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हथेलियों को एक दूसरे पर रब करेंगे। दोनों हाथ अपनी आंखों पर लगाएंगे। धीरे से आंखें खोलेंगे। हरिओम सभी को। धन्यवाद सोनिया जी। रिसर्च एप्टीट्यूड में लास्ट कक्षा में हम लोगों ने वेरिएबल्स पढ़े थे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल्स को समझा था। तो फिर उसको रिवाइज करेंगे, फिर उससे आगे। मेरी स्क्रीन आप लोगों को विजिबल हो रही होगी। तो वेरिएबल से स्क्रीन दिख रही है आपको, आवाज आ रही है? एक बार क्लियर कराइए फिर आगे बढ़ते हैं। तो वेरिएबल से हमने देखा था तात्पर्य है कि जो वेरी करे, अर्थात जो गतिमान हो, जो स्थिर न रह सके, जो परिवर्तनशील हो, जो बदलता रहे, उसे वेरिएबल कहते हैं, अर्थात उसे चर कहते हैं। ठीक है। अनुसंधान कार्य में हमने देखा कि जो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हैं, वो वेरिएबल कहलाते हैं। अनुसंधान प्रक्रिया में होने वाले ऐसे मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को वैज्ञानिक पैरामीटर पे नापा जा सके, जिनको उन्हें चर कहते हैं। ठीक है। टाइप्स ऑफ चर में फिर हमने देखा कि मनोविज्ञान एवं शिक्षा के क्षेत्र में यदि अनुसंधान ये चरों के टाइप्स को देखें तो 3 प्रकार का था: स्वतंत्र चर, आश्रित चर और संगत या बाह्य चर, जैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्सटर्नल वेरिएबल कहा जाता है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने देखा स्वतंत्र चर, अर्थात जो स्वतंत्र हो, जो हमारे हाथ में है, जिसमें हम कुछ भी बदलाव कर सकते हैं, जिसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता हो, एवं जिसका प्रभाव हम किसी दूसरे पे देखना चाहें, उसे स्वतंत्र चर कहते हैं। ठीक है। तो रिसर्च प्रोसेस में रिसर्चर जिन कारकों अथवा गुण के प्रभाव का अध्ययन करना चाहता है, उसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल अर्थात स्वतंत्र चर कहते हैं। अनुसंधान कार्य में जिन चरों पर अनुसंधानकर्ता का नियंत्रण यानी कंट्रोल रहना चाहिए, एवं जिसमें अनुसंधानकर्ता अपने अनुसार जोड़ तोड़ कर सके, उसमें परिवर्तन कर सके, वो स्वतंत्र चर होता है। और स्वतंत्र चर भी 2 टाइप के बताए गए हैं, जोड़ तोड़ के आधार पर, उसमें मैनिपुलेशन के आधार पर। एक तो टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल और टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डायरेक्ट, जिसमें डायरेक्ट चेंज कर दिया जाए, डायरेक्ट चेंज, बिना किसी ग्रुप या बिना किसी कैटेगरी बनाए सीधा चेंज कर दिया। जैसे योग निद्रा, सूर्य नमस्कार आदि हम 10 राउंड कर रहे हैं जी, अब 20 करेंगे। अब आधा घंटा कर रहे थे, अभी योग निद्रा अब 1 घंटा करेंगे, सीधा चेंज कर दिया डायरेक्ट। तो इस टाइप को तो क्या कहेंगे हम? टाइप ई इंडिपेंडेंट वेरिएबल। टाइप एस इंडिपेंडेंट वेरिएबल में मोस्टली जैसे उसके जेंडर के आधार पे उन्हें बदलाव कर दिया, उनमें उनकी एज के आधार पे, उनकी और जो मेंटल स्टेज है, जो आईक्यू लेवल है, उसके आधार पे हम वेरिएबल्स में परिवर्तन जो करते हैं, उस टाइप के वेरिएबल को एस टाइप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था? आश्रित चर। आश्रित अर्थात जो किसी के ऊपर आश्रित हो, जो स्वयं जिसका कोई औचित्य नहीं है, वो किसी दूसरे के ऊपर आश्रित है।
ये किसके ऊपर आश्रित होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। यानी कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कार्य करता है उसका प्रभाव इस पर दिखाई देता है। कह सकते हैं इसमें कहा गया है कि गुणों के विषय में जो पूर्व कथन करना चाहता है, यानी अनुसंधान करता जिन कारकों के गुणों के विषय में पूर्व कथन करना चाहता है, बताना चाहता है कि ऐसा होगा, ऐसा हो सकता है, वे चर जिनका अनुसंधान करता द्वारा सावधानी पूर्वक निरीक्षण किया जाए। मेनली हम जो निरीक्षण करते हैं, हम जो जिसका अवलोकन करते हैं, वो डिपेंडेंट वेरिएबल का ही करते हैं, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो अपना प्रभाव डाल देता है, लेकिन जो प्रभाव देखा जाता है वो डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। तो जैसे एग्जांपल देखें तो सूर्य नमस्कार का प्रभाव मोटापे पर, तो सूर्य नमस्कार का प्रभाव देखा जाएगा किस पे दिखाई देगा? इसका प्रभाव मोटापे पर। तो यहाँ पे जिसका प्रभाव देखना है वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जिस पर प्रभाव देखना है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि इसके प्रभाव को हमें चेक करना है कि इससे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। या फिर हम सूर्य नमस्कार कराएं एक सीधे साधे व्यक्ति को, एक नॉर्मल व्यक्ति को, और एक मोटे व्यक्ति को कराया जा रहा है, हम इनके प्रभाव को देखना चाहते हैं। मोटे व्यक्तियों को इकट्ठा किया और उन पे फिर उन्हें सूर्य नमस्कार किया, तो उनके मोटापे पे क्या प्रभाव आ रहा है? तो यहाँ पे मोटापा जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक कर्लिंगर कहते हैं कि जो स्वतंत्र चर होता है वो पूर्व कल्पित कारण होता है, प्री एज्यूम्ड जो कॉज रहता है, और आश्रित चर जो होगा वो पूर्व कल्पित प्रभाव होगा, प्री एज्यूम्ड इफेक्ट। ठीक है, वही बात है, क्योंकि वो कारण है वास्तविक। जब स्वतंत्र चर कुछ कार्य करता है, स्टार्ट करता है, उत्पन्न करता है किसी कार्य को, तब वो कार्य यहाँ पे दिखाई देता है, इस पे इसका प्रभाव दिखाई देता है आश्रित चर पे। ठीक है, तो वहीं पे अब दूसरे टाइप का जो थर्ड टाइप का था, रिलेवेंट एंड एक्सटर्नल वेरिएबल, ये वे टाइप के चर हैं जो मोस्टली जिन्हें लेना कोई लेता नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से इनडायरेक्टली प्रभाव डाल रहे होते हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली ये क्या करते हैं? प्रभाव डाल रहे होते हैं। जैसे भुजंगासन का कमर दर्द पे प्रभाव हम देखना चाहते हैं, तो भुजंगासन क्या है? स्वतंत्र चर, और इस पे किस पे इसका प्रभाव देखना है? कमर दर्द पे। तो कमर दर्द यहाँ पे आश्रित चर है, लेकिन यहाँ कुछ बाह्य चर ऐसे हैं कि भुजंगासन रेगुलर कराया जा रहा है, ठीक से कराया जा रहा है, लेकिन उसका प्रभाव नहीं आ रहा। तो कोई ऐसे अन्य चर भी है जो कि इसको प्रभावित कर रहा है, यानी कि उसका वातावरण, उसका रहन सहन, आहार विहार, रोगी का वातावरण और आहार विहार जो है, जो बाहरी तरफ से उसे इफेक्ट डाल रहा है, वो क्या है? वो बाह्य चर है। ठीक है, तो मोस्टली ये ज्यादातर नेगेटिव इफेक्ट ही डालते हैं। बाह्य चर जो होते हैं ज्यादातर नकारात्मक इफेक्ट ही डालते हैं। इसलिए एक उत्तम रिसर्चर के लिए चाहिए कि वो इन्हें रोके, इनको रोक करके ही अपनी रिसर्च करे, नहीं तो ये क्या है कि हमारी रिसर्च की जो रीडिंग है, उसका जो रिजल्ट है, उसको अस्त व्यस्त कर देते हैं, यानी कि गलत रिजल्ट आएगा, वास्तविक जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आएगा। इसीलिए इन्हें अस्त व्यस्त कर देने वाले चर भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आया था कि कौन से चर को अस्त व्यस्त कर देने वाले या अस्त व्यस्त चर कहते हैं? तो आपका आंसर क्या होगा? अस्त व्यस्त करने वाले चर कौन से होते हैं? जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं। एक्सटर्नल वेरिएबल। वेरी गुड। और ये सब जो है, जैसे उसका आहार विहार, दिनचर्या, मनोदशा, वातावरण आदि, जो भी बाहरी ऐसे कारक जो उसके प्रभावित कर रहे हैं, जिनको हमने लिया नहीं है लेकिन कुछ हैं बाहरी कारक जो हमारे रिजल्ट को प्रभावित करने वाले हैं, उन्हीं को बाह्यचर या संगतचर कहते हैं। ठीक है, अब जो बाह्यचर जो होते हैं, इन्हें दूर करने के कुछ मेथड्स हैं, क्योंकि रिसर्चर की रिसर्च उत्तम रिसर्च तभी मानी जाएगी कि वो ऐसी बाह्यचरों को रोके पहले, क्योंकि आप वहां पे दिखाना चाहते हो भुजंगासन का प्रभाव, हाँ, लेकिन वहां उसका प्रभाव आने ही नहीं दे रहा। एक चर जो है ठंडा वातावरण,
उस पे उसका प्रभाव पड़ने ही नहीं दे रहा, तो वो गलत प्रभाव आएगा, उसका रिजल्ट गलत आएगा। तो उसे रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए कुछ निश्चरण विधि है। जैसे निश्चरण विधि में मोस्टली क्या कर देते हैं कि जो कारण है ना, उस कारण को ही खत्म कर दिया जाता है। जैसे आपके यहाँ शोर उत्पन्न हो रहा है, अब शोर उत्पन्न कोई कर रहा है, जो भी शोर उत्पन्न कर रहा है उसको उठाया और वहां से किसी दूसरे स्थान पे छोड़ दिया ले जाके। जैसे आपके पास डॉगी है, डॉगी पाल रखा है, वो शोर उत्पन्न कर रहा है, आवाजें कर रहा है, आपको एकाग्र नहीं होने दे रहा, आपको परीक्षा में के प्रभाव को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप क्या करोगे, उस कारण को ही खत्म कर दोगे कि आपको ठीक से एकाग्र नहीं होने देता मेरा ये डॉगी, इसको उठाया दूसरे घर पे, दूसरे गांव में, दूसरी जगह कहीं छोड़ दिया, तो कारण ही खत्म कर दिया। दशाओं को स्थिर कर देना और उसकी जो दशाएं हैं उन्हें स्थिर कर दिया, या संतुलन विधि का प्रयोग करना, या रैंडमाइज मेथड आदि का प्रयोग करके ये जो बाह्य चर है उन्हें दूर कर देना चाहिए जरूर। ठीक है। मापन के आधार पे हमने देखा था कि मापन के आधार पे एक्टिव वेरिएबल और एट्रीब्यूट वेरिएबल होते हैं। एक्टिव वेरिएबल सक्रिय चर और एट्रीब्यूट अर्थात गुण चर। एक प्रकार का सक्रिय चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही है, ठीक है, और जो एट्रीब्यूट है वो जो है गुणों के आधार पे हम उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही वही चीज है लगभग। अब अध्ययन अभिकल्प के आधार पे बेसिस ऑफ स्टडी डिजाइन के आधार पे क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव अर्थात गुणात्मक चर, तो क्वांटिटेटिव मात्रात्मक चर। जिन चरों को मात्रा के रूप में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता हो, हाँ, किसी की मनोदशा, किसी के प्रति ईर्ष्या, तो इनको सबको संख्या के रूप में नहीं दिखाया जा सकता। और जो मात्रात्मक है, जिन चरों को मात्रा के रूप में व्यवस्थित किया जा सके, संख्या के रूप में, उसकी हार्ट रेट इतनी है, बीपी अभी इतना है, या शुगर का लेवल ये है, तो ये जो है इस टाइप के चर होंगे। इनका प्रयोग अधिकतर स्टैटिक्स से अर्थात सांख्यिकी में किया जाता है। ठीक है। जो बुद्धि है, बुद्धि एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल है। क्यों क्वांटिटेटिव वेरिएबल है? क्योंकि इसको मापा जा सकता है। जिसे भी मापा जा सकेगा वो क्वांटिटेटिव होगा, और जिसका मापन अंकों में, डिजिट में आपके पास नहीं होगा, वो जो है क्वालिटेटिव वेरिएबल होगा। आपको क्लियर है ये वेरिएबल? और भी कुछ इसके साथ साथ हमने वेरिएबल्स देखे थे टाइप ऑफ वेरिएबल्स में, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, सतत, असचर, और इसके साथ साथ एक्सट्रेनियस और इंटरवेनिंग, कंफाउंडिंग और मॉडरेटर, जो अभी आगे देखते हैं। पहले इनमें डिफरेंट देखें तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट में जो डिफरेंट है, तो इसमें जो इंडिपेंडेंट है, जिन कारकों के प्रभाव का अध्ययन, ठीक है, जिन कारकों के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं अभी हम, और जिन पर प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है वो डिपेंडेंट है, और जिनके प्रभाव का अध्ययन किया जा रहा है वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है। सूर्य नमस्कार का मोटापे पर, सूर्य नमस्कार का, ये इंडिपेंडेंट होगा, और मोटापे पर डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है। कंट्रोल्ड बाय द रिसर्चर, जो इंडिपेंडेंट है वो रिसर्चर्स के द्वारा कंट्रोल स्थिति में रहते हैं, नियंत्रित रहते हैं। वो बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है, उसमें कुछ मैनिपुलेशन कर सकता है, लेकिन डिपेंड ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करते हैं, कि जैसे इसमें जो भी बदलाव होगा उसके आधार पे इसमें बदलाव होगा। हम डायरेक्ट इसमें बदलाव करना चाहें डिपेंडेंट वेरिएबल में, नहीं कर सकते। ठीक है। कैन बी मैनिपुलेटेड डायरेक्टली, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो डायरेक्टली उसमें हेर फेर किया जा सकता है, और कांट बी मैनिपुलेटेड डायरेक्टली। और ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उन्हें सीधा नहीं बदला जा सकता। उसमें क्या है, उसमें यदि चेंज लाना है तो पहले आपको इंडिपेंडेंट में कुछ चेंज लाना होगा, तब उसके रिजल्ट में कुछ चेंज आएगा। ठीक है। उसी तरीके से जो सतत और असत जो थे, कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल में देखा था, it is a variable can take on any value between two specified,
ये जो थे इसमें दो स्पेसिफाइड वैल्यू के बीच की जो वैल्यूज रखी जाती है, और इसमें जो रखी जाती है फिक्स काइंड ऑफ वैल्यूज, दो फिक्स काइंड ऑफ वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे यदि आपको दे दिया जाए कि 5 से 10 के बीच, तो 5 से 10 के बीच में तो बहुत सारी संख्या आ जाती है, 5.5 आ जाएंगी, 6 आ जाएंगे, 7, 7.5, साढ़े, तो ऐसे करके बहुत सारा आ जाएगा। लेकिन आपको एक सिक्का दे दिया जाए तो सिक्का के कहा जाए तो सिक्का के दो ही पहलू होंगे, उसमें हेड होगा या टेल होगा, ठीक है। तो इसमें 5 से 10 या 2 से 6 फीट के बीच में कोई भी संख्या आने के चांस रहते हैं। लेकिन जो सिक्का है, सिक्का को जितनी भी बार उछाला जाएगा तो मैक्सिमम चांस, यदि 4 बार सिक्के को उछाला जा रहा है तो 4 बार चांस उसको हेड आने के और 4 बार चांस उसके टेल आने के रहते हैं। ये ठीक है। तो इस प्रकार के को कंटिन्यू, ये जो है सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल, और इसे डिस्क्रीट चर बोलते हैं। एक मिनट आप उसके लिए हाँ जी। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या था? कंफाउंडिंग वेरिएबल आर एनी अदर वेरिएबल दैट आल्सो हैज एन इफेक्ट ऑन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक प्रकार का, जिस प्रकार से जो एक्सटर्नल वेरिएबल था उसी तरीके से ये कंफाउंडिंग वेरिएबल भी रहते हैं। तो कंफाउंडिंग वेरिएबल और जो अलग से जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल था उनमें मेनली ये डिफरेंट है कि जो कंफाउंडिंग वेरिएबल है वो एक्सट्रेनियस वेरिएबल से ज्यादा इफेक्ट डालता है, ये ज्यादा इफेक्टिव होता है। जिस प्रकार हमने लास्ट में एग्जाम में देखा कि भुजंगासन का प्रभाव कमर दर्द वाले रोगी पे देखा जा रहा था, तो उसमें हमें भुजंगासन स्वतंत्र चर है और कमर दर्द पर उसका प्रभाव उसका आश्रित चर है। अब उसका जो संगत चर है वो और कंफाउंडिंग वेरिएबल, एक्सट्रेनियस और कंफाउंडिंग को देखें तो वहां ये होगा कि जैसे कि यदि पंखे की हवा में वो पीड़ित सो रहा है तो पंखा का हवा उसके लिए एक प्रभावित करेगी, और वहीं एक पीड़ित डायरेक्ट एसी की हवा उसकी स्पाइन पे जा रही है, तो वहां तो कौन सा वाला वेरिएबल ज्यादा प्रभावित करेगा उसे, पंखे की हवा या एसी की हवा? आप बताइए। एसी की हवा। एसी की हवा। तो जो ज्यादा प्रभावित कर रहा है तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल होगा, और जो पंखा की हवा है वहां पे प्रभावित दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन एक थोड़ा कम कम इफेक्ट डाल रहा है, दूसरा ज्यादा इफेक्ट डाल रहा है। तो इस तरीके से एक जो कम इफेक्ट डाल रहा है उसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल बोलते हैं, और जो ज्यादा डाल रहा है वो कंफाउंडिंग वेरिएबल कहा जाता है। ये कहा जा रहा है ना यहाँ पे, कंफाउंडिंग वेरिएबल रिजल्ट को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं और एक्सटेनियस वेरिएबल कम प्रभावित करते हैं। इसके बाद इंटरवेनिंग वेरिएबल देखा था हमने, हस्तक्षेप चर, हेल्पफुल टू एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप बताने का काम करते हैं। तो दीज आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल, ये सीधे नहीं ऑब्जर्व किए जाते, लिंक्ड विद द इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल से जुड़े हुए होते हैं। इन्हें मीडिएटरी वेरिएबल या इंटरमीडिएटरी वेरिएबल भी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये गुड सैलरी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और लॉन्ग लाइफ, जिसकी अच्छी सैलरी होगी वो लंबा जीवन जिएगा, ऐसा एक माना जा रहा है। तो गुड सैलरी एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, लॉन्ग लाइफ वहीं पे डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे इंटरवेनिंग वेरिएबल देखें तो क्यों इंटरवेनियम, ये वेरिएबल क्या होगा कि जिसकी गुड सैलरी होगी वो स्वाभाविक है कि उसकी गुड मेडिकल फैसिलिटी भी होगी,
क्योंकि वो मेडिकल पे खर्च कर पाएगा। अब जिस पे बेचारे पे अपने खर्चे लायक ही पैसे आ पा रहे हैं या ठीक नहीं कमा पा रहा है, अच्छा नहीं कमा पा रहा है, तो वो उतना मेडिकल खर्च नहीं कर पाएगा। तो स्वाभाविक है कि उसकी लाइफ लंबी हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर चांसेस क्या रहते हैं कि जिनकी सैलरी अच्छी होगी उनकी मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी होंगी, तो लगता है स्वाभाविक है कि हाँ, जहाँ तक है कि उनकी लाइफ ही लंबी होगी। तो ये जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं ये इंटरवेनिंग वेरिएबल कही जाएंगी। ठीक है, यहीं पे देखो डिफरेंस बिटवीन extraneous variable and the intervening variable. Extraneous variable are any variable which you are not intentionally studying in your experiment. इन्हें डायरेक्ट हम जो है इनका अध्ययन नहीं करते, लेकिन इंटरवेनिंग वेरिएबल इज ए हाइपोथेटिकल वेरिएबल। इनमें क्या है, हम पहले से ही सोच सकते हैं, हाइपोथेटिकल परिकल्पना कर सकते हैं कि भाई जिसके पास पैसा अच्छा है उसकी पढ़ाई अच्छी होगी, हाँ, जिसके पास पैसा अच्छा है या जिसकी सैलरी अच्छी है उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, पहले से ही सोचा जा सकता है ना। तो इसलिए ये जो होगा वो इंटरवेनिंग वेरिएबल वो हाइपोथेटिकली वेरिएबल की तरह होगा। ठीक है, मॉडरेटर वेरिएबल मध्यस्थ चर। मध्यस्थ चर में हमने देखा कि एक ऐसा चर जो कि इफेक्ट डालता है अपना अलग से, जैसे कि यहाँ पे देखे जाए कि टीचिंग मेथड और अचीवमेंट, हम इन दोनों में रिलेशन देखना है कि किसी की टीचिंग मेथड कैसी है, कौन सी विधियां यूज कर रहा है, उससे अचीवमेंट, बच्चे के अचीवमेंट पे, रिजल्ट पे क्या इफेक्ट आता है। तो टीचिंग मेथड यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो टीचिंग मेथड और अचीवमेंट केवल ये चीज देखी जाए तो यहाँ अचीवमेंट केवल टीचिंग मेथड से ही नहीं जुड़ा हुआ, यहाँ पे टीचर इफेक्टिव से भी जुड़ा हुआ है कि आपका जो टीचर है वो किस तरीके से कितना इफेक्टिव है, आपको कैसे प्रस्तुत कर रहा है, कैसे पढ़ा रहा है, ये चीज हमने देखी। तो यहाँ पे ये दोनों चीजें, तो टीचर इफेक्टिवनेस जो है दोनों को बराबर इफेक्ट पड़ता है इनका अचीवमेंट पर, इसलिए टीई अर्थात टीचर इफेक्टिवनेस को मॉडरेटर वेरिएबल भी कहते हैं। क्योंकि ये बेशक इसको लिया नहीं है हमने, लेकिन यहीं पे इसी टीचिंग, सेम टीचिंग मेथड्स को एक ऐसे ही किसी टीचर से दे दिया जाए, एक ऐसे पावरफुल इफेक्टफुल टीचर से पढ़वाया जाए, तो स्वाभाविक है कि जो इफेक्टफुल टीचर होगा, जो इफेक्टिव टीचर होगा, उसके द्वारा पढ़े हुए बच्चों का परिणाम हो या उनका अचीवमेंट अधिक होगा, है नहीं? आ रहा है ना समझ में ये आप लोगों को? तो यहाँ पे ये मॉडरेटर वेरिएबल जो है एक प्रकार का इसी तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह इफेक्ट डालता है। मॉडरेटर वेरिएबल आर मेजर्ड एंड टेकन इनटू कंसिडरेशन, इसमें लिया जाता है। तो यहाँ तक आपको ऊपर ये चरों के टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे, चर समझ में आ गए हैं। लास्ट कक्षा में हमने वहां तक टाइप ऑफ चर पढ़े थे, अभी इससे आगे पढ़ने वाले हैं। सभी को क्लियर है जितना पढ़ा है अभी तक? यस सर। ठीक है, अभी इनको ना चरों का मापन करने की कुछ टाइप्स या मेथड्स हैं, कुछ मेजरमेंट स्केल्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो मेजरिंग वेरिएबल्स, चरों का मापन करने वाले टाइप्स ऑफ डेटा मेजरिंग मेजरमेंट स्केल्स, जिसमें मेनली यहाँ पे 4 का वर्णन है, वैसे और भी स्केल्स हैं पर मुख्य रूप से इनका 4 का वर्णन है, नॉमिनल स्केल एंड द ऑर्डिनल स्केल। तो यहाँ पे थोड़ा सा सीक्वेंस चेंज हो गया है, मैं आपको बता दूं, परीक्षा में एक बार इससे जुड़ा क्वेश्चन आया था इस स्केल से। तो ये जो रेशियो स्केल है वो लास्ट में आएगा, इससे पहले इंटरवल स्केल आएगा। तो नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड द इंटरवल स्केल और रेशियो स्केल, इस टाइप से आपको याद करना है। तो नॉमिनल स्केल से तात्पर्य है नॉमिनल इज इक्वल टू नेम और लेवल कैटेगरी, अर्थात हम ये कह सकते हैं used for labeling variable or the recognitions of a group or individuals without any quantitative value, यानी बिना किसी संख्या के, बिना किसी क्रम के, उसमें किसी संख्या या क्रम से कोई तात्पर्य नहीं है। जैसे मैं किसी से आपको
5 नाम पूछूं कि 5 व्यक्तियों के नाम बताओ, आप बताओ एक बार 5 व्यक्तियों के नाम, कोई भी, या 3 बताओ आप, ये या इसे छोड़ो, आप ना कलर्स के नेम, फ्रूट्स के नेम बताओ, 3 फ्रूट्स के नेम, सभी लोग टाइप करो। एक साथ बताने हैं तीनों, अलग अलग करके नहीं बताना। हाँ, जैसे सीमा शर्मा जी बता रहे हैं, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, और बताओ कोई। हाँ, राधिका जी ने बता दिया, मैंगो, एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, गुआवा, लीची। हाँ देखो एप्पल, मैंगो। हाँ, तो कुल मिलाकर के मुझे ये बताना है कि यहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं है कि पहले ये वाला आएगा, या सीक्वेंस में पहले मैंगो ही आना है या पहले एप्पल ही आना है। अलग अलग सबने बताया, तो यहाँ पे ये चीज मेंशन नहीं करती कि आप क्वांटिटेटिव या आप उसके सीक्वेंस बेस लेके आए, आप सिर्फ उसके नेम लेके आ रहे हैं। वही चीज यहाँ पे हमें रखनी होती है जब किसी भी ग्रुप को बिना क्वांटिटेटिव वैल्यू दिए हुए बांटा जाता है। जैसे किसी राज्यों के नाम पूछे जाएं, तो किन्हीं 3 राज्यों के नाम पूछ लिए जाएं, तो जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति या एक सीक्वेंस होगा कि पहले यही राज्य आएगा या इसको रखना है, ऐसा कुछ नहीं। नाम आ जाएगा तो कोई सा भी नाम पहले रखा जा सकता है। कलर्स के नेम भी इसी तरीके से आ जाते हैं। तो नॉमिनल का मतलब होता है नेम, अर्थात जो वो चर जिसमें मुख्यली मेनली नेम्स को लिया जाता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज स्केल्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नो ओवरलैप, ये एक दूसरे पे ओवरलैप भी नहीं करते। जैसे यहाँ पे मेल एंड फीमेल एग का ग्रुप है, तो इसे फीमेल एंड मेल भी बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है मेल एंड फीमेल ही के पहले मेल, पहले नंबर मेल ही आएगा। हाँ, तो इस तरीके से इन्हें रखा जाता है। None of them have any numerical significance। जो नॉमिनल स्केल है उसमें न्यूमेरिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, उनके क्रम नहीं होते, उनमें नंबरिंग नहीं होती। ठीक है, आप ये चीज ध्यान रखिए। अब जो एग्जांपल ऑफ नॉमिनल स्केल हैं, जैसे उसको देखें कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे जेंडर होते हैं, जेंडर में मेल फीमेल है, इस टाइप के जेंडर होगा। नेम ऑफ स्टेट रख लें हम, एमपी, यूपी, एपी, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, ईटीसी। तो यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि पहले एमपी ही आएगा, जो भी बताएगा हर व्यक्ति के एमपी पहले नंबर पे, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या है, कोई भी नेम आगे पीछे, इसे यूपी एमपी एपी बोला जा सकता है, या एपी यूपी एमपी बोला जा सकता है, कुछ भी लिया जा सकता है। कलर्स नेम रेड, ऑरेंज, ब्राउन, इस तरीके से। तो यहाँ पे नंबरिंग का या क्वांटिटेटिव वैल्यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। कौन से स्केल में नहीं होता? नॉमिनल। नॉमिनल स्केल में। वेरी गुड। A subtype of nominal scale with only 2 categories called डाई। ये मोस्टली जैसे डाई ट्राई होता है ना, जैसे सब टाइप कैटेगरी को मेल फीमेल, यस नो, पास फेल, इस तरीके के ये जो नॉमिनल स्केल ही होते हैं। अब आता है, अगला आता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल से ही तात्पर्य के क्रम से, ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रम। तो ऑर्डिनल स्केल अर्थात जहाँ क्रम की वैल्यू हो या क्रम माने रखा जाए। तो ऑर्डिनल स्केल आर टिपिकली मेजर्स ऑफ द नॉन न्यूमेरिक कंसेप्ट लाइक सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस, डिस्कम्फर्ट, etc। तो ऑर्डिनल स्केल इज इक्वल टू ऑर्डर। जैसे हाउ डू यू फील नाउ, यदि पूछा जाए अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो आप एक क्रम में बताएंगे, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ, तब तो आप ऑर्डिनल स्केल का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे बोलेंगे आप वेरी अनहैप्पी, बहुत नाखुश महसूस कर रहा हूँ। अनहैप्पी, नाखुश, अच्छा, हाँ ठीक है, ऐसा ही ठीक मीडियम महसूस कर रहा हूँ। हैप्पी, खुश महसूस कर रहा हूँ। वेरी हैप्पी, यानी हमने यहाँ क्या देख रहे हैं, हम के लो लेवल से ऊपर की तरफ बढ़ते चले गए हैं, अर्थात ना खुश से खुश की तरफ पूरी तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल स्केल और भी रखा गया है। जैसे क्लास की जो रैंकिंग होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरीके की रहती है। तो पहले सेकंड थर्ड तो बोलते नहीं है, पहले
नंबर पे जो आएगा फर्स्ट ही आएगा, उसको ऐसे ही बोला जाएगा सदैव। हाँ, सीनियरिटी ये देखें, स्टेटस देखें, यदि उसकी किसी की आर्थिक स्टेटस, तो पहले पुअर को रखा जाएगा, फिर मिडिल को, क्लास को, फिर रिच को, या फिर उससे ज्यादा रिच को, नहीं तो फिर सबसे पहले बहुत रिच, फिर मिडिल क्लास, फिर पुअर, इस तरीके से हमें लेना होता है इसे। ठीक है, जैसे स्ट्रांगली, डिसएग्री, न्यूट्रल, एग्री, स्ट्रांगली एग्री। आप लोग समझ पा रहे हो, इसमें क्या है, एक सीक्वेंस लेके चल रहे हैं हम, या तो नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऑर्डिनल स्केल में सीक्वेंस वेरी महत्व रखता है, और उसका ही महत्व होता है। ठीक है, और नॉमिनल में ऐसा कुछ नहीं था। तो लेवल ऑफ एग्रीमेंट यस, मे बी, नो, इस टाइप का होगा। टाइम ऑफ डे, जैसे दिन का समय होता है डाउन, सुबह 4 बजे भोर का समय मॉर्निंग होगा, फिर नून होगा, नून के बाद आफ्टरनून होगा, इवनिंग होगी, नाइट के बाद और मिडनाइट आदि हो जाती है। ठीक है, अब आता है इंटरवल स्केल। तो इंटरवल स्केल क्या होता है? इंटरवल स्केल जो है ना, इंटरवल स्केल आर न्यूमेरिक स्केल इन विच वी नो not only the order but also the exact difference between the values। दो वैल्यूज के बीच में हम डिफरेंट को जानते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये वो नेम नॉमिनल वाला भी इसमें आ जाता है, और ऑर्डर वाला भी आएगा, और उसके साथ साथ डिफरेंट और आएगा, वैल्यूज का डिफरेंट। कैसे? जैसे एग्जांपल ऑफ इंटरवल स्केल का देखें हम, सेल्सियस टेम्परेचर को चेक करना है हमें, तो द डिफरेंस बिटवीन 80 डिग्री सेल्सियस एंड द 100 डिग्री सेल्सियस इज 20 डिग्री। 80 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच का जो अंतर है वो कितना है? कितना होगा? 20 डिग्री। और वहीं पे 60 डिग्री और 80 डिग्री का जो टेम्परेचर का अंतर जो होगा वो कितना होगा? 70 कितने? 20 डिग्री। 20। तो इसमें कुछ डिफरेंट है कि दोनों बराबर ही हैं? कुछ दोनों अंतर बराबर है? है, नहीं कोई अंतर नहीं है। कैसे अंतर नहीं है? आप बताइए। देखिए, ये 80 डिग्री टू 100 डिग्री, आप सोचिए 80 डिग्री ज्यादा हीट होता है कि 60 डिग्री ज्यादा हीट होता है? अच्छा, उस हिसाब से अंतर है। तो कुल मिलाकर के इसका जो 20 डिग्री है, ये वाला कम हीट होगा, दूसरा वाला जो इसका डिफरेंट जो था वो ज्यादा हीटेड होगा। जैसे टाइम वाला यहाँ दिखा रहे हैं, तो द डिफरेंट बिटवीन 5 AM एंड 6 AM इज 1 आवर। इसके दोनों का अंतर 1 घंटा है। इसी तरीके से 11 बजे से 12 बजे का भी अंतर 1 घंटा बनता है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें ना ये अंतर डिफरेंट भी लिया जाता है। इंटरवल का मतलब होता है कि इसमें आप डिफरेंट भी यूज होगा, उनका अंतर भी लेके चलना होगा। तो इसमें नॉमिनल भी यूज होता है, दूसरा ऑर्डर भी होगा, क्रम वाला भी इसमें यूज हो जाता है, और फिर इसमें डिफरेंट वाले, इसमें अंतर को लेके जो चलते हैं उसकी वजह से इसे इंटरवल भी कहते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इंटरवल स्केल, they do not have a true zero but may have an attributary zero, मानी हुई जीरो। इनमें क्या है कि एक वैसा जीरो नहीं हो सकता, लेकिन उसमें जो वैल्यू का जो डिफरेंट आता है वो रखा जाता है। देयर इज नो सच थिंग एज नो टेम्परेचर। वहां पे हम ये नहीं कह सकते कि इनमें कोई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन वहाँ टेम्परेचर चाहे कम या ज्यादा उसमें वहां पाया जाएगा, अंतर जो आएगा वहां पे। ठीक है, without a true zero it is impossible to compute ratio। ठीक है, अब बताया जा रहा है इंटरवल डेटा जो है ऐड एंड सब्सट्रैक्ट, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड नहीं होगा। इसमें क्या होता है, देखिए इंटरवल जो डेटा होगा उसमें आप कुछ जोड़ सकते हैं और घटा सकते हैं, उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड उसे नहीं कर सकते, क्योंकि मल्टीप्लाई और डिवाइड तो रेशियो के लिए किया जाता है। हमने देखा है ना, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस में 10 डिग्री सेल्सियस मिलाया तो वो 30 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 40 डिग्री सेल्सियस इज नॉट ट्वाइस एज हॉट एज 20 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि इसमें जो है आप उसके डिफरेंट वाले को रखोगे।
तो उस यहाँ पे देखो जो रेशियो वाला 4th नंबर का आता है उसमें नॉमिनल वाला, नेम वाला भी होगा, ऑर्डर भी होगा और इक्वल डिफरेंस भी होगा, और दे ऑल्सो हैव एन एब्सोल्यूट जीरो। यहाँ पे अब एग्जांपल ऑफ रेशियो वाला होगा, रेशियो इन दोनों का रेशियो जो लिया जाता है, हाइट एंड वेट का रेशियो लेना है, इसकी हाइट इतनी है और वेट इतना है तो इसका क्या रेशियो, क्या अनुपात होगा, ठीक है। तो दीज वेरिएबल कैन बी meaningfully or added, subtracted, multiplied and divide ratio। एक मिनट अभी देखो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। आप लोग ये देखिए, ये देखिए, ये दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ देखो ये चारों स्केल यहाँ पे हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल और इंटरवल और रेशियो, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि नॉमिनल जैसे यहाँ पे केवल नेम से जुड़ा हुआ है, अब ऑर्डिनल जो होगा उसमें नेम्ड भी होगा और नीडर भी होगा, इसमें भी रहेगा, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे जो इंटरवल है उसमें नेम भी रहेगा, यानी लास्ट पिछले भी होंगे और फिर ऑर्डर भी होगा, क्या ये देखो यहाँ नेम भी है और उसके साथ साथ ऑर्डर भी है इंटरवल वाले में, और फिर इक्वल इंटरवल बिटवीन वेरिएबल्स, इनके बीच में जो डिफरेंट है वो भी है। अब जो रेशियो वाला है उसमें ये चारों हैं, लास्ट के तीनों पाए जाएंगे, उसमें रेशियो भी होगा, और जरूरी नहीं है कि जैसे इनमें अगला हो, जैसे नॉमिनल में ये ऑर्डिनल नहीं होता है, लेकिन इसमें इसमें पिछला जरूर पाया जाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है किस तरीके से ये रेशियो पैरामीटर्स हैं और ये जो स्केल्स हैं। स्क्रीन दिख रही है आपको? सर ये नेचुरल ऑर्डर क्या है? क्या ये जो यहाँ पे नेचुरल ऑर्डर लिखा हुआ है ना, मतलब इस ये व्हाट इज दिस नेचुरल ऑर्डर? कहाँ लिखा है नेचुरल ऑर्डर? ये ग्रीन कलर वाला, ये दिस इज दैट, वो अनहैप्पी, हैप्पी एंड सैड ऐसे करके उसके नेचुरल ऑर्डर के बारे में बात कर रहे हैं क्या? ये हाँ तीनों किसी में का, है ना? हाँ न्यूट्रल ऑर्डर, हाँ नेचुरल ऑर्डर, सॉरी। यहाँ पे ये नेचुरल ऑर्डर यानी एक क्रम में होगा, उनका जो नेचुरल ऑर्डर जो होते हैं ना वो क्रम होंगे, जैसे वहाँ पे हैप्पी और पहले अनहैप्पी, फिर हैप्पी, फिर वेरी हैप्पी, इस टाइप से क्रम बताया गया था ना, तो वही चीज है यहाँ पे।
उसका नेचुरल ऑर्डर में रहेगा। तो ये देखिए, आप इसमें केवल मेनली नॉमिनल स्केल में नेम से जुड़ा, यस, नो, रेड, ऑरेंज, कुछ भी हो उसमें क्रम से कोई मेंशन नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। इसमें क्या है, नेम भी होगा और क्रम भी होगा, ठीक है। आप इसको उल्टा सीधे तरीके से आगे पीछे किसी को नहीं नंबर दे सकते या वो नहीं बोल सकते। जो उसका जितने नंबर पे जो आता है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पे जो आ रहा है, तो पहले पे फर्स्ट को ही रखना है आपने, ठीक है। और इसमें ये जो इंटरवल है वो डिफरेंट है, जैसे फर्स्ट और सेकंड जो रैंक वाले हैं दो, तो अब इनके बीच में कितना नंबर किसने पाया ये नहीं बताया जा सकता। बाकी फर्स्ट सेकंड कितना अंतर था उसे जानने के लिए हमें उसके मार्क्स का पता होना जरूरी है ना, कि इसने इतने नंबर पाए थे, इसने 400 पाए, इसने 480 पाए, तब जाकर के ये सेकंड नंबर पे है, जो भी है नहीं। और इसमें क्या होगा, इसमें इनका रेशियो भी रहता है। तो अभी आपको ये क्लियर हो गया है ये वाले स्केल? यस सर। वेरी गुड। देखो यहाँ पे दिखा दिया गया है कि जो नॉमिनल है उसके कैटेगरी में, ये नॉमिनल में एक सिंगल कैटेगरी अर्थात नेम वगैरह वो रहते हैं, इसमें ऑर्डिनल में ये ऑर्डर भी होगा और ये कैटेगरी क्लासिफिकेशन भी होगा, इसमें ये अगले भी पाए जाएंगे। वही चीज है जो हमने वहां पे अभी चेक की उसमें देखी थी। अब यहाँ ये हमने स्केल्स पढ़ लिए, मेजरिंग स्केल्स। अब जो है हाइपोथेसिस शुरू होती है। हाइपोथेसिस जितनी हो जाती है पढ़ लेते हैं। तो इसमें हाइपोथेसिस कौन जानता है, क्या बताए, कोई जानता है इसके बारे में? कुछ बताइए, कौन क्या क्या जानता है, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होता है? सर हम जब रिसर्च प्रॉब्लम लेते हैं उसके बाद हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं एंड उसके बाद हम कुछ जिसके ऊपर हम रिसर्च करने जा रहे हैं उसके उसके लिए हम कुछ डिसीजन लेते हैं कि ये मेरा रिसर्च ऐसा होगा टाइप, जो अनुमान है मेरा, तो उसको हाइपोथेसिस बोलते हैं। और कोई बताइए। सर एक एजम्पशन ही होती है हमारी हाइपोथेसिस। यस, अजम्पशन होंगी बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो यहाँ क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं परिकल्पना। परि मतलब होता है पूर्व, कल्पना मतलब चिंतन। हमारी जो रिसर्च प्रॉब्लम है उससे पूर्व चिंतन हम कर रहे हैं कि हमारी रिसर्च प्रॉब्लम का क्या परिणाम होने वाला है, आखिर वो क्या परिणाम निकलेगा, उसका क्या इफेक्ट आएगा, क्या रिजल्ट आने वाला है। तो उसी को हाइपोथेसिस कहते हैं। उसको एक, वो रिजल्ट निश्चित नहीं होता लेकिन एक टेंटेटिव होता है, हमारी परिकल्पित होता है। हम ऐसा सोचते हैं कि शायद ऐसा होगा, मेरी रिसर्च, अरे मैं भुजंगासन कराऊंगा उसका कमर दर्द सही हो जाएगा। 100% नहीं है कि वो सही हो जाए, लेकिन मेरा मानना है ऐसा कि जो है उसका कमर दर्द सही हो जाएगा। तो वो परिकल्पना कही जाएगी, ठीक है। और उस परिकल्पना पे फिर काम किया जाता है, जब पूरी रिसर्च करी जाती है और जब उसका प्रभाव पाया जाता है तब उसे सत्य माना जाता है, ठीक है। तो परिकल्पना, पूर्व चिंतन जिसे कहें, प्लानिंग बिफोर वर्क, काम करने से पहले आपकी प्लानिंग हो गई कि मेरा परिणाम ये जाने वाला है। तो अनुसंधान कार्य के परिणाम और निष्कर्ष प्राप्त करने से पूर्व इस संबंध में किया गया चिंतन हाइपोथेसिस कहलाता है। किसके संबंध में? उसके परिणाम और निष्कर्ष के संबंध में, कि इसका क्या परिणाम निकलेगा, क्या निष्कर्ष निकलेगा। आप खुद सोचो, आप एक बलशाली, एक बॉडी बिल्डर से लड़ने जा रहे हैं, हाँ, आपकी उतनी शक्ति नहीं है, आप में उतना बल नहीं है, तो आप पहले ही परिकल्पित हो सकते हो कि आप जहां तक है कि आप उससे हार सकते हैं, है नहीं। या फिर आप किसी हल्के फुल्के से लड़ रहे हो, आपको पूरा अपना विश्वास है, आप उससे हेल्दी हो सामने वाले से, तो आप पहले से ही कल्पित हो जाओगे कि मैं इससे तो हार ही नहीं सकता, होता नहीं होता, मैं तो इसको पीट दूंगा। तो इस टाइप से पहले से ही चिंतित, पूर्व कल्पित, टेंटेटिव आंसर हमारे कार्य का निकल आता है। तो परिकल्पना जो रिसर्च प्रॉब्लम का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होती। मैंने बिल्कुल बताया अभी आपको, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, या जैसा आपने सोच लिया वो निश्चित नहीं है कि वही हो। अब गए तो आप
किसी हल्के फुल्के व्यक्ति को पीटने थे, आपने पूरा सोच रखा था कि मैं तो इसे बिल्कुल हरा दूंगा, इसको पीट दूंगा, बिल्कुल मैं इसको इससे जीत जाऊंगा, लेकिन वहां गए और पता लगा कि उसने ही उल्टा पिटाई कर दी, वो हार ही नहीं पाया हमसे। तो ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि जो परिकल्पना आपने सोची थी वो 100% सही हो या परमानेंट सॉल्यूशन हो, वो गलत भी सिद्ध हो सकती है। इसे इसीलिए टेम्परेरी सॉल्यूशन कहते हैं इसको, एक टेंटेटिव, हमने सोच रखा है ऐसा, बाकी ऐसा निश्चित नहीं है। वो निश्चित कब होगा, जब वो जांच हो जाएगी, पूरी रिसर्च हो जाएगी, उसमें सिद्ध हो जाएगा, तब जाकर के हम उसे कहेंगे। ठीक है, हाइपोथेसिस की जांच के बाद ही इसे स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। मनोवैज्ञानिक कर्लिंगर के अनुसार ये कहते हैं कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चर अथवा चरों के संबंध का कथन है। इन दोनों के बीच में जो संबंध रहता है, दो चर, भुजंगासन, कमर दर्द, मंडूकासन, डायबिटीज, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, उनके चरों का कथन, वो क्या संबंध निकलेगा, क्या अर्थ आएगा, इस चीज का क्या परिणाम निकलेगा, उसे हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कौन कहता है? मनोवैज्ञानिक कर्लिंगर। हाइपोथेसिस का मतलब होता है हाइपो प्लस थीसिस। इसमें हाइपो मतलब बिना परखा हुआ या बिना जांचा हुआ, इसका मतलब होता है। और थीसिस से मतलब होता है जिसमें किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के बारे में बताया गया हो। यानी अभी वो सॉल्यूशन तो बता दिया गया, लेकिन वो जांचा हुआ सॉल्यूशन नहीं है। तो जब तक जो चीज जांची ना जाए, क्या वो 100% सही हो सकती है? आप बताइए। नहीं सर। नहीं हो सकती। तो यहाँ पे अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस में चलें, तो परिकल्पना के प्रकार, संबंध के आधार पर परिकल्पना तीन प्रकार की होती है: पॉजिटिव हाइपोथेसिस, नेगेटिव हाइपोथेसिस और नल हाइपोथेसिस। पॉजिटिव सकारात्मक परिकल्पना, नकारात्मक परिकल्पना और शून्य परिकल्पना। देखें, यदि हमें चरों की संख्या के आधार पे, अभी ये यहाँ पे टाइप्स बता दिए हैं, लेकिन और आगे फिर विस्तार से बताया जा रहा है। देखिए, यहाँ से फिर विस्तार से बताया जाएगा, या नेम बताए जा रहे हैं, केवल टाइप्स। तो ऊपर वाली किसके आधार पर थी? संबंध के आधार पर परिकल्पना। अब दूसरी वाली चरों की संख्या के आधार पे, सिंपल हाइपोथेसिस एंड कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, जैसे साधारण परिकल्पना और जटिल परिकल्पना कहते हैं। अगला है वैज्ञानिक मैथ्यूगन के अनुसार, उन्होंने कुछ परिकल्पना के टाइप्स बताए हैं। तो वो क्या है? उसमें दो प्रकार की है, यूनिवर्सल और एक्सटेंटेंशियल। ठीक है, यूनिवर्सल और एक्सटेंटेंशियल हाइपोथेसिस है ये यहाँ पे। तो अस्तित्व परक जिसे कहते हैं। तो यूनिवर्सल अर्थात सार्वभौमिक परिकल्पना होगी, और एग्जिस्टेंशियल अस्तित्व परक परिकल्पना। हाइपोथेसिस के अन्य प्रकार भी होते हैं, और भी बहुत तरह की हाइपोथेसिस होती है, जिसमें कि फंक्शनल और रिसर्च हाइपोथेसिस भी कहते हैं। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होती है, वैकल्पिक परिकल्पना, और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, सांख्यिकी परिकल्पना, तथा एनालॉजिकल हाइपोथेसिस आदि, ये टाइप्स रहते हैं। ठीक है, अभी हमने इनके नेम्स देखे, अब इनको हम विस्तार से आगे पढ़ेंगे अगली कक्षा में। ठीक है, पॉजिटिव हाइपोथेसिस से जो यहाँ संबंध के आधार पे जो थी, पॉजिटिव, नेगेटिव, नल, और फिर इनको आगे हम पढ़ेंगे। अभी मेनली हमने स्केल पढ़े और इनके नेम्स पढ़े। इससे जुड़ा किसी का कोई डाउट हो तो आप उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। हाँ जी, सभी को क्लियर है? चलिए, मैसेज करिए तो थोड़ी क्वेश्चनिंग करते हैं, यदि क्लियर है तो। करिए मैसेज, आप रेडी हैं?
तो जो मेजरिंग स्केल हैं उनके नेम ऑर्डर में क्रम से टाइप करिए। वेरी गुड। बाकी लोग भी करिए। मनोज पाल जी पूरा टाइप करिए। भारती वर्मा जी माइक खोल के बताइए आप उनके नेम मेजरिंग स्केल के। बताइए मनोज पाल जी, आप बताइए माइक खोल के। जी सर, आपने बोला मुझे कि पूरे टाइप करो सर, मैंने 4 टाइप किए पूरे। बताइए बताइए हाँ सर, उनके इसमें नेम से। नॉमिनल आएगा पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर ऑर्डिनल आएगा, फिर इंटरवल आएगा और फिर उसका रेशियो आएगा चौथे नंबर पर। आप लोग टाइप करिए किस स्केल में डिफरेंट देखा जाता है, इसका वेरिएबल्स का डिफरेंट देखा जाता है, नापा जाता है। टाइप करें। बहुत बढ़िया। और बताइए जो क्रम देखने के लिए सीक्वेंस बेस्ड नेचुरल ऑर्डर किस स्केल में देखा जाता है या नापा जाता है? बहुत बढ़िया। राधिका मैम बताइए आप। राधिका मैडम माइक खोल के बताइए। सर मैं बाहर हूँ, ड्राइविंग कर रही हूँ सर। ठीक है। जी। तो मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड किस मेजरिंग स्केल में प्रयोग किया जाता है? सीमा शर्मा जी। सीमा शर्मा जी बताइए माइक खोल कर। मगवा मैम आप बताइए, ये लोग माइक नहीं खोलते। सर रेशियो स्केल सर। बहुत बढ़िया। परिकल्पना से क्या तात्पर्य है? परिकल्पना से आप क्या समझते हो? आईसी सिंह बताइए क्या है परिकल्पना, क्या होती है? जी सर, जो हाइपोथेसिस है वो एक टेंटेटिव रिजल्ट होता है जो कि हम एक टेम्पररी बेस पे निकालते हैं, बट जब हम पूरी जांच कर लेते हैं उसके बाद हम इसको ट्रू है या फॉल्स है, एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, फिर उस हिसाब से देखते हैं। बहुत बढ़िया। संबंध के आधार पे जो हाइपोथेसिस है वो कितने टाइप की है, उसके नेम टाइप करिए। सभी लोग करें। और योगी शिवाय जी आप बताइए माइक खोलकर।
उसके नेम्स। हाँ जी बताइए योगी जी, माइक बंद मत करिए, नाम बताइए। अभी बताया था सर हमने, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम रही होगी। नहीं आवाज नहीं आई आपकी, अभी आ रही हाँ है। सर, हाँ 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, नेगेटिव और नल हाइपोथेसिस। वेरी गुड। चलिए थैंक यू आगे, सर। चरों के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स, चरों की संख्या के आधार पे बताना है आपने कितने टाइप के, उसके नेम बताइए। बहुत बढ़िया, सब लोग भाग लिए। जो साइंटिस्ट मैग्यू ने, उन्होंने कौन कौन से टाइप्स बताए हैं, उनके नेम बताइए। बहुत अच्छे, ऐसे जी। कर्लिंगन जी ने, वेरी गुड। बाकी अन्य जो और हाइपोथेसिस हैं, जो टाइप्स हैं, उनके नेम टाइप करिए और कौन कौन सी आपको पता है। इसके अतिरिक्त ऐसे जी, बहुत बढ़िया। बाकी और भी करिए टाइप, सभी लोग करें। चलिए ठीक है, आज की कक्षा को यहाँ ओवर करते हैं। आप लोग पढ़ते रहिए, समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और अपने नोट्स बनाइए। जहाँ जहाँ समझ में नहीं आता टीचर से संपर्क करें। सर मेरा 2 क्वेश्चन सर था सर। हाँ एक, जी, भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से शांति के स्थिति को प्राप्त नहीं करता है। 4 ऑप्शन है, इच्छाहीन व्यक्ति, अहंकार विहीन व्यक्ति, कर्मयोगी और विद्वान। आंसर क्या होगा सर? क्या क्वेश्चन रिवाइज करिए एक बार फिर। भगवत गीता के अनुसार निम्नलिखित में से शांति की स्थिति को प्राप्त नहीं करता है।